नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। पंजाब के तरन तारण से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुठभेड़ में बीएसएफ ने 5 घुसपैठियों को किया ढेर। घुसपैठियों के पास से हथियार बरामद। इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस का आतंकी धौला कुआं से हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पिस्टल और आईईडी बरामद। आतंकी के साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। देश में कोरोना के खिलाफ जंग हुई और मजबूत। कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर 74.69%। अब तक 22,22,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.87%। देश में पिछले 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। 16 जिलों के 81 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राज्य में बचाव और राहत कार्य जारी। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, अगले 2 साल से कम वक्त में दुनिया के कोरोना महामारी से उबरने की उम्मीद। संगठन प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना वायरस से फैली महामारी पर जल्द पाया जा सकता है काबू। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 2.31 करोड़ से ज्यादा मामले, 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। और देश भर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा पूजन, विसर्जन और सामुदायिक स्तर पर पर्व मनाने पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को दी शुभकामनाएं। प्रेम प्रसंग के चलते हुई अधेड़ की हत्या। पिता और पुत्र ने साथी के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। जी हां, जनपद मैनपुरी के करेल थाना क्षेत्र के गांव कमलपुर में बीते 4 अगस्त की रात्रि के समय खेतों में ले जाकर एक अधेड़ व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश दुबे का शव गांव से दूर खेतों में पड़ा मिला था। प्रेम प्रकाश की गोली मारकर हत्या की गई थी। एसपी मधुवर कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि सोनू की मां से प्रेम प्रकाश के अवैध संबंध चल रहे थे, जिसको लेकर कई बार प्रेम प्रकाश को समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना। इसी बात को लेकर सोनू और उसके पिता राम नरेश ने एक अन्य साथी रछपाल के सहयोग से रात के समय जब वह खेतों में था तभी प्रेम प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी। उनका नाम था बबलू उर्फ प्रेम प्रकाश जी। उसके का नाम हमारे घर से वो जो है 8 साढ़े 8 पे खाना खा के निकले हैं जी। तो वो ट्यूबवेल पे गए हैं, वहीं से जो घटना हुई है। आपको जानकारी कब हुई थी? हमको तो साहब जो है दूसरे दिन 3 पौने 3 बजे लगभग हमने मतलब तो देखी घर पे हमें बताया गया। हम दिन में चले गए थे बाहर नहीं करने लगे। तो जब हमने देखा तो घर पे बताया तो ऐसे वो नहीं आए, तब जो है हमने तलाश किया। जो एक आदमी और लेटता था वहाँ, उसको जाकर हमने पूछा तो उसने तब बताई कि ऐसे 8:30 बजे गए थे रात को। फिर हम चले गए ट्यूबवेल का नाम पाइप खोलने, ट्यूबवेल चालू करेगा उन्हें हम वहीं छोड़ गए थे। लौट के 20 मिनट में बता रहा हूँ लगभग हम आए वहाँ से, हमें फिर ट्यूबवेल पे मिले नहीं जी। अच्छा, किन किन लोगों के खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? क्या अब किसी के साथ नहीं अभी कराई थी नाम दर्ज, हमने तो अज्ञात में कराया था। लेकिन जो बात थी जी वो हमने सारी बात बताई, जैसे जिसके पास बैठते थे लेटते थे उन ट्यूबवेल पे, तो ये बात हमने पूरी। अच्छा, कोई किसी से कोई रंजिश थी? थोड़ी बहुत जो है एक जन से हमारी कहास नहीं हो गई थी जी। नरेश है बातम जी, तो 5cc में जो है कानो खलंजे को लेकर गाड़ी खड़ी कर दे रहा था, तो ट्रैक्टर निकलने में
दिक्कत होती थी, तो इतनी थोड़ी बहुत कही, वैसे कोई खास हमारी रंजिश किसी से नहीं थी गाँव भर में जी। ये 4 तारीख को शाम को एक डेड बॉडी मिली थी और जो बाद में बबलू प्रेम प्रकाश दुबे के रूप में इसकी पहचान हुई थी। मुकदमा थाना करहल पर पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक करहल द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ट्रेडिशनल पुलिसिंग और अन्य पूछताछ से ये बात प्रकाश में आई कि इस घटना को जो है सोनू पुत्र राम नरेश और राम नरेश पुत्र श्यामलाल, इन्होंने रक्षपाल सिंह पुत्र श्री किशन के साथ मिलकर अंजाम दिया था। घटना का मुख्य कारण ये था कि सोनू की मां से मृतक के संबंध थे। आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त कर जेल भेजा। सर, इन पर कोई इनाम वगैरह भी घोषित किया गया था क्या? ये कोई पहले के अपराधी नहीं थे और इन्होंने ये घटना इस कारण से की थी कि उसके माँ के और मृतक के संबंध थे। अपनी इज्जत को बचाने के लिए इन लोगों ने घटना कारित की है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की मजबूत संकल्प से भारत में कोरोना परीक्षणों की संख्या हर रोज नई ऊंचाई को छू रही है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर खास ध्यान दिया गया है और यही वजह है कि भारत ने एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच का आंकड़ा पार कर लिया है और लगातार उच्च परीक्षण की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में 10 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की गई और इसके साथ ही देश भर में अब तक 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस उपलब्धि का कारण देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार और परीक्षण सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही दिन में परीक्षण की संख्या हर रोज नई ऊंचाई को छू रही है। जनवरी 2020 में सिर्फ एक प्रयोगशाला से आज देश में सरकारी क्षेत्र की 978 और निजी क्षेत्र की 526 प्रयोगशालाएं हैं। इसके साथ ही कुल 1504 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों के काम के जांच में जुटी हुई हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29.5 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 22 लाख को पार कर गई है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 62,282 लोगों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से ठीक होने की दर भी 74.28% पहुंच गई। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से ठीक होने की दर 50% से अधिक होने की वजह से ये संभव हो पाया। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकॉर्ड संख्या से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है और ये कुल सक्रिय मामलों में से 1/4 से भी कम सिर्फ 23.82% है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी 14,66,000 से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और अब ये 1.89% रह गई। ICMR ये जानने के लिए मुंबई में एक अध्ययन करवाएगा कि क्या टीबी के टीके यानी कि BCG से बुजुर्गों में कोविड-19 होने से रोका जा सकता है। BMC ने कल ये जानकारी दी। ICMR इस प्रकार के अध्ययन चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, जोधपुर और दिल्ली में भी करा चुका है। BMC ने कहा कि KEM अस्पताल और BMC का जन स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से इस अध्ययन में भाग लेंगे। अध्ययन में 60 से 75 साल के ऐसे बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा जो कभी कोविड-19 से ग्रस्त नहीं हुए और जिन्हें कैंसर नहीं है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नहीं है। अध्ययन में शामिल होने वाले स्वयंसेवकों की करीब 6 महीने तक करीबी निगरानी की जाएगी। अध्ययन में बीमारी की तीव्रता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास पर अनुसंधान किया जाएगा। उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,58,6
604 हो गए। वहीं अब तक कोरोना के संक्रमण से ग्रसित 1,42,908 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब भी कोरोना के 11,426 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस की कुल 19,92,928 जांच की गई। राजधानी में अभी कुल 5,818 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 24-30 अगस्त के लिए परीक्षण के आधार पर साप्ताहिक बाजार खोले जाने की अनुमति दी है। साथ ही विभागों को सामाजिक दूरी के नियमों समेत कोविड-19 रोकथाम संबंधी उपायों को सख्ती से लागू किए जाने पर भी निर्देश दिए गए। शहर में 25 मार्च से साप्ताहिक बाजारों पर रोक लागू है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 14,161 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,57,450 हो गई। इसी बीच 11,749 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 4,70,873 हो गई। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 71.62% है, जबकि मृत्यु दर 3.30% है। राज्य में अभी 1,64,562 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। वहीं अब तक 34,92,966 लोगों का परीक्षण किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने महामारी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को भी 50 लाख रुपए की बीमा सुविधा देने का फैसला किया है। पंजाब में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई आपात उपायों की घोषणा की। इनमें सभी 167 शहरों और कस्बों में सप्ताहांत लॉकडाउन बढ़ाना और प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू शामिल है। पंजाब सरकार के बाद हरियाणा की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि अब राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि ये फैसला कोरोना के मामले को देखते हुए लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। मिजोरम में आइजोल नगरपालिका क्षेत्र में 24 अगस्त की सुबह 4:30 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के नए मामलों का पता चलने के बाद से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने गणेश चतुर्थी त्योहार के अवसर पर जलाशयों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बड़े जुलूसों समेत सार्वजनिक उत्सवों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण त्योहार है और जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हो रहा। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने शुक्रवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया कि प्रणब मुखर्जी की हालत सबसे पहले जैसी ही है। हालांकि उनके शरीर में रक्त का संचार सामान्य है और महत्वपूर्ण पैरामीटर भी ठीक है। फेफड़े के संक्रमण के लिए उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वर्तमान में विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति को बीते 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से दिमाग में खून का थक्का जमने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। कोविड टेस्ट के दौरान पूर्व राष्ट्रपति कोरोना से संक्रमित भी पाए गए थे। गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना का असर दिखाई दिया। प्रतिवर्ष होने वाले समारोह इस बार कोरोना के कारण नहीं होंगे। आज घर घर में गणेश जी आएंगे और पूजा अर्चना होगी। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का विशेष स्थान है। कोई भी पूजा, हवन या मांगलिक कार्य उनकी स्तुति के बिना अधूरा है। हिंदुओं में गणेश वंदना के साथ ही किसी नए काम की शुरुआत होती है। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश के जन्मदिवस को देश भर में पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश का जन्म उत्सव पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है और 11वें दिन उन्हें गाजे बाजे धूम धड़ाके के साथ विदा कर विसर्जित किया जाता है। लेकिन कोरोना काल में नहीं होगा गणेश उत्सव और जहां होगा वहां उसका स्वरूप बदला होगा। इस बार भले ही त्योहारों पर कोरोना का ग्रहण लगा हो, लेकिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध के बाद भी गणेश उत्सव पर्व के लिए घर घर आयोजन होंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित गंगाधर ने बताया कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और अच्छे काम की शुरुआत बिना उनके कभी नहीं होती। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन मां पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था। देखिए, यह उत्सव हम इसलिए मनाते हैं कि भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इस दिन भगवान हमारे गणपति लाला का जन्मोत्सव है ना, कि भाई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन में गणपति लाला जी का और लियो जन्म गणपति प्रभु जी दुर्गा मन आनंद भर्यो, यानी पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई हैं जन्मोत्सव से। तो विघ्नहर्ता गणेश जी का हम लोग पूजन करें। पूजन के लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि गणेश जी की हम मूर्ति वगैरह लेके अपने घर में स्थापित करें, और या हमारे घर में गणपति जी हैं तो उनको हम स्थापित करें और उनका यानी भगवान जी के पाँव धुलवाएं, हाथ धुलवाएं, मुख धुलवाएं और पूरा स्नान आदि करवा करके उनका वस्त्र आदि अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करें और उनकी आरती करें और प्रार्थना करें कि हे गणपति राजा, हमारी जो विघ्न बाधाएँ हैं, हमारी जो कष्ट हैं, जो विपत्तियां हैं, जो शोक है, जो दैन्य है, जो लोभ है, जो कोप है, जो ताप है, जो संताप है, आप इन सब का हरण करें तो अवश्य ही गणपति महाराज आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, सुनेंगे और आपकी विघ्न बाधाओं को अवश्य ही दूर करेंगे। इस प्रकार गणपति जी का पूजन करें। प्रातःकाल में सायंकाल उनका भोग आदि लगावें, त्रिकाल सुबह हो गया, आपका दोपहर हो गया, आपका सायंकाल सत्र में हो गया, सायंकाल गणपति जी की आरती करें। सबको गणपति जी की आरती का पता ही है, गणपति जी की आरती करें। पुनः इसी क्रम को अपना जो हमारा गणेश महोत्सव चलता है इसमें पूरे 10 दिन पर्यंत करते रहें और अंतिम में जो विसर्जन की प्रक्रिया है उसमें भी भगवान जी गणेश जी का पहले पूजन आदि कर्म करके और फिर गणेश जी का मुख घर की ओर करते हुए देहली तक ले जाएं, फिर देहली पर भगवान का पूजन करें गणेश जी का और तदुपरांत गणेश जी का विसर्जन आदि कर्म किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि हम गणपति की मूर्ति को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि कोरोना काल में सार्वजनिक जगहों पर गणपति स्थापना की मनाही है। श्रद्धालु मनीषा ने बताया कि यह दिन गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई थी। उनको सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। इस दिन गणपति बप्पा को अपने घर में लाकर विराजमान करने से वे अपने भक्तों के सारे कष्ट बाधाएं दूर करते हैं। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। आप पूजा करके अच्छे से उन्हें घर पे बुलाएंगे हम और उनकी पूजा करेंगे विधि विधान से अच्छे से। आज हम शाम को अपने घर ले जाएंगे और विधि विधान से हम उनकी पूजा करेंगे। हम उनको फूल, मीठा, फल सब कुछ जो जो भगवान पे अर्पित किया जाता है वो सब चढ़ाएंगे हम, क्योंकि विघ्नहर्ता हैं, सबके दुख दूर करते हैं, इसलिए गणेश जी को पूजा जाता है। गणेश जी सबके संकट दूर करेंगे सब कुछ। और गणपति बाबा हैं, ये तो सबको दुख दूर करते ही हैं, सबकी मदद करेंगे। पूरे शहर की सब दिल से पूजा करें उनकी, सब दुख दूर होंगे। कोरोना में किस तरह का माहौल? कोरोना में थोड़ा माहौल तो खराब बिगड़ा हुआ है ही माहौल, मगर गणपति बाबा की कृपा से सब अच्छा होगा। गणेश चतुर्थी को 11वें दिन धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जित किया जाता है और अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना करते हैं। कल का माहौल लेके चलो तो हम जिस दिन पूरे साल भर हम इंतजार करते हैं गणेश जी की स्थापना करेंगे आज। और ये कोरोना की वजह से लोग एक तो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत बीमारियों से, एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो इस बारी हम रख लेते हैं गणेश जी को। भगवान जी सबका दुख दूर करेंगे। कोरोना में सब विघ्न हरता है, दुख हरता है, सबकी समस्याएं दूर करेंगे, ये बीमारी भी दूर करेंगे भगवान जी, हम तो यही मान के चलते हैं। मूर्तिकार कृपाशंकर और राधा ने बताया कि इस बार कोरोना के कारण गणपति महोत्सव की धूम फीकी है। मूर्तियों के खरीदार नहीं हैं और उनका सही दाम भी नहीं मिल पा रहा। बहुत मार इतनी पड़ गई है, पूरी ज़िंदगी तक उठाने जाएगा हमसे। इस बार तो कोई 70 मूर्ति केवल छोटे पीस 70 बनाए हैं। हर साल तो ये छोटी मूर्ति तो बन जाती थी, कम से कम 500 मूर्ति मेरी बनती थी। ये लॉकडाउन के लिए जी कम हो गया हमारा जहाँ काम। पिछली बार की तरह इस बार कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण मूर्तियों के खरीदार कम हैं।
वाइट सीमेंट की बनाते हैं, मगर इस बार क्या करें, मजबूरी में हमने सोचा कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा निकल ही जाएगा, खर्चा पानी तो आ ही जाएगा। काफ़ी महीनों से बनाते हैं, मगर इस बार बनाई नहीं, हमने खुद मंगवाई है कहीं से। ना माल मिल रहा, ना यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, बाहर से मंगवाई है मूर्ति अब तो। और लोग बात कह रहे हैं कि बहुत महंगी है, पीछे से महंगी आ रही, तो क्या कर सकते हैं हम। इसीलिए इसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है हमारा। अगले साल तो हमने काफ़ी पैसा कमा लिया था, अब की बार तो कुछ भी नहीं है, जो हमने पैसा लगाया वो भी नहीं आ रहा। लोग बात कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, लॉकडाउन में सब खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र राज्य में गणेश महोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं देश के कोने कोने से भगवान गणेश के भक्त लाल बाग के राजा की स्तुति करके अपने घर विराजित करते हैं और इस कामना के साथ के अगले वर्ष फिर आना उनको विसर्जित कर देते हैं। लेकिन कोरोना काल में इस बार विघ्नहर्ता की रौनक नज़र नहीं आ रही। चांद की कक्षा में परिक्रमा लगाते हुए चंद्रयान 2 ने 1 साल पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने प्रारंभिक डेटा सेट जारी कर दिया है। इसरो ने बताया कि ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चारों ओर 4400 परिक्रमाएं पूरी कर ली और सभी 8 ऑन बोर्ड उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान पूरी तरह से ठीक है और इसकी सभी उप प्रणालियों का प्रदर्शन सामान्य है। इसरो ने कहा कि 7 और वर्षों के संचालन के लिए चंद्रयान 2 के पास पर्याप्त ईंधन है। भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था और 1 साल पहले यानी कि 20 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 7 सितंबर को चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया था। हालांकि बाद में पता चला कि विक्रम ने चांद पर हाई लैंडिंग की है। और अब मौसम की खबरें। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर भारत, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र में अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ में अगले 24 घंटों में आंधी के साथ साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के 6 जिलों होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी में आज अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 12 अन्य जिलों विदिशा, रायसेन, सीहोर, उज्जैन, देवास, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, पन्ना, सागर और दमोह में अगले 24 घंटों में कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। आरोपी अपनी पत्नी और सास की हत्या करने के बाद खुद कोतवाली पहुंच गया और घटना को अंजाम देने की बात को कबूल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कन्नौज शहर के हौदापुरवा मोहल्ले में एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की देर रात हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद उसने तीसरी मंजिल से दोनों को नीचे फेंक दिया। रात 2:45 बजे के करीब खुद थाने पहुंचा और बोला, मुझे पकड़ लो। आरोपी बोला, मैं अपनी सास और पत्नी को मार कर आया हूँ। पुलिस ने तुरंत हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने टीम के साथ घटना स्थल पर पूछताछ की। युवक अपनी सास की दबंगी से परेशान बताया गया है। मुरारी और सविता की शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था, जिसमें मध्यस्थता करने सास कलावती आया करती थी। 15 दिन पहले मारपीट के मामले में मुरारी को उसकी सास ने थाने में बंद करा दिया था। उसके बाद पति पत्नी में दोबारा विवाद हुआ तो पत्नी मायके चली गई और मां कलावती के साथ रात 11 बजे आई। रात लगभग 2 बजे झगड़ा फिर शुरू हुआ। मुरारी ने इस दौरान अपनी पत्नी और सास पर हमला करके 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया। भाभी रोमी ने बताया कि हत्या करने के बाद मुरारी खुद थाने पहुंच गया
थानेदार विकास राय ने बताया कि सास के अधिक दबाव को फिलहाल हत्या की वजह माना गया है। देखिए, बीती रात करीब 2:30 बजे ये पवन उर्फ मुरारी, उम्र 27 वर्ष, निवासी हौदापुरवा कन्नौज, ये थाने पर आकर के इसने सूचना दी कि कल इसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था और इसकी पत्नी कल शाम को मैके शिवराजपुर थाना कानपुर नगर चली गई थी बच्चों को लेकर के, और रात में इसकी सास और इनकी पत्नी दोनों वापस आए हैं रात में 11:30 बजे, और तब से इनका झगड़ा होना शुरू हो गया। और इसका कहना है कि रात में हंसिया से विवाद के बाद इसने हंसिया चलाया अपनी सास पे, और फिर उसको बचाने के लिए पत्नी आई तो उस पर भी चलाया, और 2 मंजिला मकान है तो उसकी छत में, जिस पे कोई रेलिंग नहीं है, वहाँ से उसने झगड़े के दौरान धक्का दे दिया, जिससे कि वो नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ तत्काल पहुँची है और हमारी फोरेंसिक टीम वगैरह और वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी घटनास्थल पर गया। छत पे खून के छींटे पड़े हुए थे, तो उसके बाद जो हमारी रात की मोबाइल थी उसने शव को तत्काल अस्पताल भिजवाया, परिजनों को सूचना दी गई। अब जो है इनके परिजन आ गए हैं। उनका कहना है कि इनकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी, और तभी से ये पवन और इसकी पत्नी सविता जो 24 वर्ष की है, 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ विवाद चल रहा था, और इनकी सास भी अक्सर यहाँ पे आती रहती थी। तो इनके परिजनों की तरफ से जो आरोपी है उसके और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दी गई है। जो मुख्य आरोपी है पवन, वो पुलिस हिरासत में है और घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। दिल्ली में ISI का आतंकी ID के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। धौला कुआं से करोलबाग के बीच रास्ते में रिज रोड पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 2 प्रेशर कुकर, IED, हथियार और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दिल्ली पुलिस उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने जानकारी दी कि बीती रात धौला कुआं के पास मुठभेड़ के बाद IED के साथ एक ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया गया। रात 11 बजे दिल्ली पुलिस आर्मी स्कूल के पास बाइक पर सवार आतंकवादियों का पीछा कर रही थी। बाइक पर सवार शख्स ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, फिर जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। आखिरकार शख्स को दबोच लिया गया। इस शख्स का नाम मोहम्मद यूसुफ बताया गया है। इसके 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली पहले से ही अलर्ट मोड पर है। खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान से 3 आतंकवादियों के भारत की सीमा के अंदर घुसने की जानकारी मिली थी। ये आतंकी किसी VIP को अपना निशाना बनाना चाहते हैं और कोई बड़ा विस्फोट भी करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी में इस आतंकी के टारगेट पर कोई नामी हस्ती थी। हालांकि उस नामी हस्ती का नाम अभी पता नहीं चला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके और साथी दिल्ली में कहां मौजूद हैं। दिल्ली में छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस का मानना है कि अगर फरार आतंकियों को नहीं पकड़ा गया तो भविष्य के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद बुद्ध जयंती पार्क के रिज इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। NSG कमांडो की तैनाती कर दी गई है। वह अपने खोजी कुत्तों और तमाम हथियारों के साथ यहाँ मौजूद हैं। NSG के कमांडो इस पूरे इलाके की तलाशी ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि ISIS के आतंकियों के साथ जब उनकी मुठभेड़ हुई उस समय 3 लोग बाइक से जा रहे थे। इस पर पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा और मुठभेड़ शुरू हो गई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धार्थनगर में खेत पर गए 2 युवकों पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा झुलस गया। आपको बता दें कि मोहाना थाना क्षेत्र के गांव टोला रेहरबा निवासी अतीकुर रहमान और शफीकुर रहमान खेत पर गए थे। इसी बीच खेत के ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार टूटकर गिर गया। तार की चपेट में आकर करंट लगने से अतीकुर रहमान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि शफीकुर रहमान गंभीर रूप से झुलस गया।
हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीण अतीकुर रहमान का शव लेकर यूसुफ चौराहे पर पहुंचे। ग्रामीणों की मांग थी कि बिजली विभाग का कोई अधिकारी मौके पर आए और हादसे के जिम्मेदार अधिकारी को चिन्हित करे। काफी देर बीतने के बाद न तो कोई अधिकारी और न ही पुलिस मौके पर पहुंची, तो ग्रामीणों ने शव नौगढ़ लुम्बिनी रोड पर यूसुफ चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। इसी बीच एसओ मोहाना मौके पर पहुंचे और लाठी चार्ज करके ग्रामीणों को सड़क से हटाया। सबको सड़क से हटाकर किनारे रख दिया। यातायात चालू करवाया गया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये मामला जो है पहले से भी यहाँ जो 11,000 वोल्टेज है हम लोग पहले भी शिकायत कर चुके हैं बिजली विभाग से, लेकिन सुनते नहीं लोग। इसके पहले भी हर सीजन में गेहूँ या धान की फसल उगती है तब भी फसल जल जाती है हमेशा। 2 बीघा 4 बीघा हमेशा नुकसान होता है। इनसे बार बार अवगत कराया जाता है, लेकिन ये लोग अपनी वाली करते हैं कि सुनते नहीं। आज इसी के देर है कि आज 20 वर्ष का लड़का जो है ये मरा है। अच्छा, तो इसमें आप किसकी लापरवाही ये बिजली विभाग की सरासर लापरवाही है। इसके पहले हम लोग बता चुके हैं उनको है। और अब जब कभी किसी मामले में फ़ोन करते हैं तो इनका फ़ोन जल्दी नहीं उठता है, इसी शिकायत जो किया जाता है। अच्छा, तो मौके पे अभी आप लोगों ने फ़ोन करा, बिजली विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी आए? नहीं, कोई नहीं आया। फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। अगर रिसीव करता कोई है तो वो कहता है कि ठीक अभी आएंगे, कोई आया भी नहीं अभी तक। देखिए, उसमें 11,000 की लाइन उनके खेत के ऊपर से गुजर रही थी और वहीं कहीं एक यूकेलिप्टस का पेड़ था जो कि हवा चलने की वजह से बार बार आके तार में टच कर रहा था। उसकी वजह से स्पार्किंग हुई और तार टूट के गिरा और उसके नीचे कार्य कर रहे उस आदमी के ऊपर ही गिर गया, जिससे उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। सर, परिवार वाले बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कई बार फ़ोन करा गया कि सर यहाँ तारे जर्जर है, लेकिन नहीं सर, ये है कि बिजली विभाग जब कोई घटना हो तभी जाता है। जर्जर तार का कंप्लेन नहीं था, जैसा कि प्रधान जी से भी हमारी बात हुई। वहाँ के तार को हटाने के लिए कि हमारे खेत से हटा लीजिए, लेकिन शिफ्टिंग के केस में क्या होता है कि जो भी आदमी शिफ्टिंग कराएगा उसको पैसा जमा करना पड़ता है, एस्टीमेट कास्ट उसको जमा करना पड़ेगा। वो लोग एस्टीमेट कास्ट जमा करने के लिए बात नहीं कर रहे थे और कोई योजना आती तो हम लोग उसमें उसको हटवाने का प्रयास करते। वही कह रहे थे लोग कि इसको साइड से करवाइए, आज भी कह रहे थे कि उसको हमारे खेत से साइड में कराइए। नहीं, बात हमारी हुई थी एसडीएम से और इंस्पेक्टर था, वहाँ के इंस्पेक्टर से बात हुई थी और हम लोग को बोला गया था कि आप लोग जो है वहाँ थाने पर पहुँचिए। तो हम लोग जेई और एसडीओ हमारे जो है थाने पर पहुँच गए थे। वहाँ जाकर के बातचीत हो गई थी हम लोगों से। सर, आपकी तरफ से कुछ सहयोग नहीं था? जी, उसके लिए जांच हम लोग कराने के लिए इंस्पेक्टर से बात, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से बात हो गई है। वो सोमवार मंगलवार में आएंगे। उन्होंने बोला कि अभी हमारी ड्यूटी दूसरे ज़िले में लगी हुई है और आज जैसे ही आते हैं सोमवार मंगल में हम लोग जाँच करा कर मुआवजे के लिए भेज देंगे। ISIS के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ की दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी ने पूरे प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के आदेश दिए हैं। संदिग्ध आतंकी यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के बड़ैया वैसाही गांव का रहने वाला है। दिल्ली से ATS की एक टीम गांव पहुंच चुकी है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक गांव में कई थानों की पुलिस भेजी गई है। पूरे गांव को सील कर दिया गया है। ग्रामीणों के गांव से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। बड़ैया वैसाही में जहां यूसुफ का घर है उसके 500 मीटर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। गांव वालों के मुताबिक उसके घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और घर वालों से ATS पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में पकड़ा गया ISIS आतंकी बड़ैया वैसाही गांव का मूल निवासी है। वह कई दिनों से अपने घर से फरार बताया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम शुक्रवार को लखनऊ किसी रिश्तेदार को देखने गया था। लखनऊ पहुंचने के बाद उसने घर पर पहुंच जाने की सूचना परिवारजनों को मोबाइल से दी थी। उसके बाद से उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा था। परिवारजन शनिवार सुबह कोतवाली उतरौला में मुस्तकीम के लापता होने की सूचना देने पहुंचे थे। गांव में पुलिस ATS की टीम छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल ने सिकोहाबाद निवासी सराफा व्यवसायी मनोज कुमार सोलंकी को
प्रांतीय संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त किया है। इसी के चलते आज शिकोहाबाद के बड़ा बाजार में संगठन मंत्री मनोज कुमार सोलंकी के आवास पर शिकोहाबाद इकाई द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां संगठन मंत्री का पदभार ग्रहण कर रहे मनोज कुमार का अन्य पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मनोनयन पत्र दिखाते हुए श्री सोलंकी ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और व्यापारियों की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। पूरे प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारियों को जोड़कर उनके हर काम में आगे आकर उनकी मदद करना हमारा उद्देश्य होगा। किस पद पर आपको मनोनीत किया है? प्रांतीय संगठन मंत्री पद पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश मंत्री राजेश गुप्ता ने कहा कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और शिकोहाबाद में पहले से चल रहे व्यापारिक संगठनों को कोई परेशानी है तो उसे मिल बैठकर दूर करेंगे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाजार बंदी एक दिन की होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी में जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो व्यापारियों की क्यों दुकानें नहीं खुल सकती। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री बनवारीलाल कंचन जी के दिशा निर्देशानुसार शिकोहाबाद के सराफा व्यवसायी मनोज सोलंकी जी को प्रांतीय संगठन मंत्री के लिए मनोनीत किया है। उसका पत्र उन्होंने आज यहाँ भेजा, जिसको हमने शिकोहाबाद की टीम के साथ मुकेश गौड़, इसरार बब्बू, ब्रजेश बाजा के साथ मिलके यह पत्र मनोज सोलंकी को सौंपा और संगठन का प्रांतीय संगठन मंत्री बनाया गया है, तो उनसे उम्मीद की जा रही है कि संगठन की मजबूती के लिए वो कार्य करेंगे, सभी छोटे बड़े व्यापारियों को जोड़ेंगे और व्यापार मंडल की जितनी इकाइयाँ हैं उनको मजबूत करेंगे। किसी प्रकार से किसी में कोई परेशानी है तो मिलजुल कर इसका निर्माण करेंगे। साथ ही प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उन्होंने एक ज्ञापन देने के लिए कहा है प्रशासन को कि व्यापार मंडल प्रशासन को ज्ञापन दे कि बाजार 6 दिन खुलना चाहिए, साप्ताहिक बंदी केवल 1 दिन की होनी चाहिए। जब शराब और अन्य चीज़ों की दुकानें खुल रही हैं तो ये छोटे व्यापारियों को क्यों रोका जा रहा है? उनकी भी दुकानें सोशल डिस्टेंस और जो भी कोविड-19 के नियम हैं उनका पालन करते हुए व्यापारी दुकान खोलें। इसके लिए प्रयास हो। मेरी नगर की सभी टीम, मुकेश गौड़ नगर प्रभारी, इसरार बब्बू उपाध्यक्ष और ब्रजेश बाजा सभी बधाई के पात्र हैं और उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि इस संगठन को मजबूती करें, मनोज सोलंकी को सहयोग करें, जिससे कि वो संगठन को मजबूती करके ऊपर तक ले जाएं। धन्यवाद। केरल में आज ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। केरल में ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है। ये फसल कटाई का पर्व है। किसान नई फसल का स्वागत करते हैं और इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस दौरान घरों को फूलों और रंगोलियों से सजाया जाता है। संसद भवन परिसर में कल ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पड़ताल के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने अपने दायरे में आने वाले अनुदान मांगों से संबंधित 3 ड्राफ्ट रिपोर्ट्स को मंजूरी दी। ये रिपोर्ट सरकार की ओर से समिति की सिफारिशों पर ही की गई कार्रवाइयों से संबंधित है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पड़ताल को लेकर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने शुक्रवार को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सांसद प्रताप राव जाघव की अध्यक्षता वाली इस समिति के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। समिति की ये 12वीं बैठक थी जो करीब 2.5 घंटे चली। समिति ने 2019-20 के दौरान पड़ताल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना विषय लिया था। इस पर समिति ने इसी साल 9 जनवरी को भी बैठक की थी। ग्रामीण गरीबों के लिए एक आवास योजना पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन अपेक्षित स्तर पर मजबूत नहीं था। लिहाजा 20 नवंबर 2016 को नई योजना शुरू की गई। इसमें घरों में पानी, गैस, शौचालय और बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल कर योजना को और व्यापक बनाया गया। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग भी किया जा रहा है और घरों का न्यूनतम क्षेत्रफल बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के विभिन्न पक्षों पर संसदीय स्थायी समिति पहली बार व्यापक पड़ताल कर रही है। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट में वृद्ध ध्रुवराज चौधरी की मौत हो गई। आपको बता दें कि थाना हथपरा क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय ध्रुवराज चौधरी का
गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। कब्जे को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में ध्रुवराज को गंभीर चोटें आईं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी जख्मी हो गए। अचेतावस्था में उन्हें बनवापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर वहां से जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में देर शाम डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिवार के सदस्य की तहरीर पर दूसरे पक्ष के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। ध्रुवराज की मौत होने पर हत्या की धारा भी जोड़ते हुए पुलिस ने आरोपी पक्ष के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम के बाद ध्रुवराज का शव गांव लाया गया। शव आते ही गांव वाले भड़क गए और बवाल होने लगा। आरोप है कि गांव में आए कुछ अज्ञात लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। घटना को सांप्रदायिक रंग देने के लिए आरोपी पक्ष के भूसे को आग के हवाले कर दिया। मामला बिगड़ता देख एडीएम, एएसपी, सीओ इटवा के अलावा अन्य थानों की फोर्स और पीएससी गांव पहुंची। पुलिस और पीएससी के जवानों ने लाठी चार्ज करके उपद्रवियों को तितर बितर कर दिया। एसओ त्रिलोकपुर रणधीर मिश्र ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। 12 नामजद आरोपियों में से 6 को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की तलाश जारी है।